अभी तक हमने समझा कि पृथ्वी पर जो भी अंतर्जात बल कार्य कर रहे हैं वह हमारी पृथ्वी के एक बड़े से हिस्से को या छोटे से हिस्से को ऊपर की तरफ उठा रहे हैं, पृथ्वी की सतह के, ठीक है। लेकिन बहिर्जात बल आज हम पढ़ेंगे, उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि यह अपक्षय क्या है, अपरदन क्या है और सबको मिलाकर के अनाच्छादन क्या है, ठीक है। अनाच्छादन एक प्रकार का ऐसा प्रोसेस है जो पृथ्वी की सतह पर उठे हुए भूखंडों को खत्म करता है या एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करता है, ठीक है। देखिए, इसको पूरी तरीके से अपक्षय और अपरदन को अनाच्छादन ही कहेंगे। अब अनाच्छादन को पूरी तरीके से हम समझेंगे कि यह अनाच्छादन आखिरकार है क्या। जैसा कि हम देख सकते हैं कि डेनुडेशन प्रोसेस, मतलब कि डेनुडेशन के क्या प्रोसेस हैं, ठीक है। पहला वेदरिंग, दूसरा मास मूवमेंट, तीसरा इरोजन, ठीक है, या ट्रांसफोरेशन, मतलब कि इरोजन के साथ ट्रांसफोरेशन जब होगा तब भी इरोजन होगा, ठीक है। अब देखिए, वेदरिंग मतलब अपक्षय, ठीक है। अपक्षय इसका प्रोसेस है, ठीक है। यह डेनुडेशन का प्रोसेस क्या है, वेदरिंग मतलब अपक्षय। अपक्षय का ये ड्राइविंग फोर्स एनर्जी कौन सी है, मतलब इसको बढ़ावा कौन सी ऐसी एनर्जी है जो दे रही है, मतलब अपक्षय को कौन डील कर रहा है या अपक्षय किस पर डिपेंड है, ठीक है। अपक्षय की प्रक्रिया जो है, अपक्षय का जो प्रोसेस है, विदरिंग का जो प्रोसेस है, वह डिपेंड किस पर है, वह इस एनर्जी पर है, ड्राइविंग फोर्स एनर्जी पर है, कि मतलब कि कौन सा ऐसा वाहक है जो कि अपक्षय को बढ़ावा दे रहा है। अब इसमें हम देखेंगे मॉलिक्यूलर स्ट्रेस फोर्स, मतलब कि मॉलिक्यूलर स्ट्रेस फोर्स इसे कहते हैं कि जब हम कोई चट्टान देखते हैं उस पर जब अपक्षय होता है तो किस कारण से होता है। कहने का मतलब, अगर सूर्य की रोशनी किसी चट्टान पर पड़ रही है, ठीक है, चट्टान गर्म हो रहा है, ठीक है, चट्टान जब गर्म हो रहा है तो वह पूरी तरीके से क्या होगा, गर्म होकर के फैलेगा। जब फैलेगा और एकाएक जब मौसम ठंडा होगा तो वह क्या होगा, वह चट्टान वह सिकुड़ेगी। जब आखिरकार कोई चट्टान रबड़ तो है नहीं, अगर उस पर एकाएक गर्मी दिया जाए और एकाएक फिर ठंडी दिया जाए तो वह पहले फैलेगा, फिर अचानक से उसके मास में, पूरे समझ लीजिए उसके आकार में कमी आएगी। जब उसके आकार में कमी आएगी तो होगा क्या वहाँ पर कि वह उसमें चटकने पैदा हो जाएंगे, ठीक है। जब चटकने पैदा हो जाएंगे तो आखिरकार उसके जो छोटे छोटे कण हैं, चटकने पड़ी, आखिरकार कोई दरार पड़ी। जब दरार पड़ी तो दरार क्यों पड़ती है, जब वह अलग होने के कगार पे होता है। तो जहां पर दरार पड़ी, जो सुराख मतलब जो लाइन हमको दिखी, वहां से उसके कुछ पार्ट तो निकले ही। जब उसके वहां से कुछ पार्ट निकले, वो निकल करके उसी पत्थर के आसपास पड़ जाएंगे। जब वह पत्थर में लकीर पड़ी, वह निकला, उसमें के छोटे छोटे कण उसमें से निकले और वो आकर के वहीं पत्थर के आसपास रह गए, तो उसको हम कहेंगे अपक्षय, ठीक है। देखिए, अपक्षय और अपरदन ये दोनों चीज़ों में अंतर जान लेना बहुत ही जरूरी है। अपरदन उसे कहेंगे कि अपक्षय के बाद जो भी छोटे छोटे कण उस मतलब कि वस्तु के आसपास रह गए, ठीक है, वह बह करके चले गए, तो उसको क्या कहेंगे, इरोजन, ठीक है। अपक्षय पहले होता है, उसके बाद इरोजन बाद में होता है, मतलब अपरदन बाद में होता है, ठीक है। अपक्षय के कगार पर जो भी ड्राइविंग फोर्स एनर्जी है वह ला देती है, ठीक है, अपक्षय के कगार पर, तब अपरदन उसका हो जाता है, ठीक है। सबसे पहले अपक्षय, फिर होता है अपरदन। उसके बाद हम देखते हैं मास मूवमेंट, मतलब यह क्या है, वेदरिंग। वेदरिंग का मतलब कि उस किसी चीज के छोटे छोटे टुकड़े जाकर के उस वस्तु के आसपास रह जाएंगे जिस वस्तु से वो निकले हुए हैं, ठीक है। और मास मूवमेंट क्या है कि अगर कोई भी वस्तु है उसके बड़े बड़े टुकड़े या वह अपने में एक या दो तीन खंडों में टूट करके अलग हो जाता है, तो उसको क्या कहेंगे, मास मूवमेंट। मतलब बहुत बड़े बड़े टुकड़े उसके हो गए और वह अलग हो गए, ठीक है। इसका ड्राइविंग फोर्स एनर्जी कौन सी है, ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब कि ग्रेविटी जो हमारी है पृथ्वी की, जो अपने तरफ किसी भी चीज को खींचती है,
उसको कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। कहने का मतलब मास मूवमेंट अब आप समझ गए होंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स अगर इसका सिर्फ एकमात्र सोर्स है एनर्जी का, तो यह मास मूवमेंट आखिरकार होगा कैसे कि यह किसी ऊंचाई पर होगा। ठीक है, कहने का मतलब किसी पर्वत पर एक बड़ा सा भूखंड है, ठीक है, अगर उसमें किसके द्वारा, मतलब वो हो सकता है कि मॉलिक्यूलर स्ट्रेस, मतलब कि यह हमारे सूर्य के प्रकाश से जब वह गर्म हुआ और एकाएक ठंडा हुआ तो वह टूट गया आपस में। जब टूट गया तो होगा क्या, यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स अपना काम किया। कहने का मतलब वह ऊपर से लुढ़कते हुए नीचे चला आया, तो उसे क्या कहेंगे, मास मूवमेंट। मतलब एक स्थान से एक बड़ा भूखंड अपने स्थान को छोड़ करके कहीं दूसरे स्थान पर चला गया, उसको कहते हैं मास मूवमेंट। ठीक है, और तीसरा क्या है, इरोजन। ठीक है, इरोजन या ट्रांसफॉर्मेशन। कहने का मतलब इरोजन क्या है, जब वेदरिंग का प्रोसेस हुआ, ठीक है, वह चट्टान ढीली हुई, ढीली होने के बाद फिर उस पर काइनेटिक फोर्स मतलब काइनेटिक एनर्जी कार्य की। काइनेटिक एनर्जी मतलब अगर हवा हुई, देखिए काइनेटिक एनर्जी मुख्य रूप से आप समझ लीजिए होता क्या है कि अगर कोई भी सोर्स मतलब कोई भी साधन ऐसा हुआ कि जिससे किसी चट्टान को, ठीक है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा दे। कहने का मतलब अगर नदी हुई, नदी मूवमेंट कर रही है, देखिए जो भी चीजें, जो भी वाहक हुए ले जाने के, देखिए ट्रांसपोर्टेशन तब होगा जब कोई भी एनर्जी मतलब कि कोई भी वाहक जिसके अंदर एनर्जी है, और एनर्जी किस टाइप की है, कहने का मतलब काइनेटिक एनर्जी। मतलब अगर कोई नदी है जो मूवमेंट कर रही है, कहने का मतलब चल रही है, अगर कोई हवा है जब चल रही है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी व्याप्त होती है। कहने का मतलब अगर किसी भी चट्टान से, ठीक है, वेदरिंग के थ्रू जब इरोजन होता है तब उस पर काइनेटिक एनर्जी कार्य करती है। ठीक है, मतलब अगर यह वेदरिंग हुआ, छोटे छोटे कण निकल के उसके पास जमा हो गए, फिर काइनेटिक एनर्जी कार्य करेगी। मतलब चाहे वो हवा हो चाहे वो पानी हो, हवा भी चलती है, पानी भी नदियों के चलते हैं। जब उनके साथ वही छोटे छोटे टुकड़े बह करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित हो गए तो उसको हम क्या कहेंगे, इरोजन। मतलब इरोजन में बहुत जरूरी है ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, और वेदरिंग में ट्रांसपोर्टेशन बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन इरोजन में बहुत आवश्यक है, क्योंकि इरोजन का मतलब ही यही है किसी भी चीज का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित हो जाना। ठीक है, और उस पर कार्य करेगा जो भी वाहक होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी। और मास मूवमेंट पे कौन सा वाहक कार्य करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब गुरुत्वाकर्षण बल। और वेदरिंग में कौन सा वाहक कार्य करेगा, कौन सी एनर्जी कार्य करेगी, यहाँ पर हम मॉलिक्यूलर स्ट्रेस फोर्स। मतलब कि सूर्य हुआ, सूर्य के प्रकाश से जो भी चीज़ें गर्म हुई, ठीक है, और फिर जब ठंडी आई, सूर्य के प्रकाश जब नहीं रहा, जब ठंडी आई तो हुआ क्या कि वह अपने एक पूरे आकार से फिर सिकुड़ना शुरू हुआ। तो चूंकि पत्थर क्या है, पत्थर तो कोई रबड़ है नहीं, वह जब सिकुड़े एकाएक तो हुआ क्या वहाँ पर कि उसमें दरारें पड़ गईं और उस के छोटे छोटे कण निकल करके उस पत्थर के ही पास जमा हो गए। ठीक है, अब फिर यही प्रक्रिया चालू रह गई। कहने का मतलब जब यह पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े वहीं पर इकट्ठा हो गए तो वहाँ पर इरोजन अपना कार्य करना शुरू कर दिया। मतलब जो छोटे टुकड़े हुए उसको बहा करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया गया नदियों के द्वारा, काइनेटिक एनर्जी के द्वारा। तो हुआ क्या, वहाँ पर इरोजन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। इसी तरीके से यह पूरा चलता रहता है और इसको क्या कहते हैं, डेनुडेशन प्रोसेस। ठीक है, डेनुडेशन प्रोसेस इसी को कहते हैं जिसके अंदर सब कुछ समाहित है। ठीक है, इस तरीके से हम देखते हैं अनाच्छादन। अनाच्छादन को अगर हम देखते हैं तो इसमें इतने सारे गुण होने चाहिए किसी एक चट्टान में। ठीक है, यही सब डिपेंड करते हैं कि किसी भी चट्टान का अनाच्छादन होना है तो कितनी जल्दी होगा या कितनी देर में होगा, यह डिपेंड करेगा प्रकार, रंध्र, ढाल और उसके दरार में। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, प्रकार। पहला आ जाते हैं अनाच्छादन में प्रकार। वह चट्टान किस प्रकार की है, मुलायम है कि कठोर है। ठीक है, अगर मुलायम होगी तो उसका अनाच्छादन जल्दी होगा और कठोर है तो उसका अनाच्छादन देर में होगा। कहने का मतलब क्या है, अगर एक पत्थर है, ठीक है,
अगर यह पत्थर और एक पत्थर और बना दे रहे हैं, ये है मुलायम, ठीक है, मुलायम, और ये क्या है, कठोर। तो एक मुलायम है, एक कठोर है, इस पर जो भी वाहक कार्य करेंगे, ठीक है, वो आगे चले जाएंगे इस चट्टान के प्रकार से। कहने का मतलब अगर यह मुलायम है तो इसको बहुत ही तीव्र गति से क्या करेंगे, इसका इरोजन कर देंगे या इसका अपक्षय कर देंगे। कहने का मतलब क्या है, यह चट्टान बहुत ही जल्दी से इसका क्षय हो जाएगा, मतलब यह टूट फूट जाएगा, ठीक है। लेकिन इसी स्थान पर यह कठोर चट्टान क्या होगी, यह इसके परिपेक्ष में काफ़ी ज़्यादा समय तक चलेगा। कहने का मतलब क्या है, यह चट्टान इस चट्टान से बहुत ही तीव्र गति से इसका इरोजन और अपक्षय, मतलब वेदरिंग और इरोजन इसका बहुत जल्दी हो जाएगा, इसके परिपेक्ष में यह नहीं होगा। कहने का मतलब यह पहले हो जाएगा और ये बाद में अस्तित्व से मिटेगा, यह पहले अस्तित्व से हट जाएगा, या यह स्थानांतरित कुल मिलाकर के पहले हो जाएगा और यह स्थानांतरित पूरी तरीके से बाद में होगा इसके, ठीक है। यही प्रकार पर निर्भर करता है कि अनाच्छादन का जो प्रोसेस होता है वह कितनी देर में कार्य करेगा या कितनी जल्दी कार्य करेगा, यह डिपेंड करेगा इसके प्रकार पर, ठीक है, मुलायम है या कठोर है। दूसरा हम देखते हैं रंध्र, मतलब वह जो चट्टान है, ठीक है, उस चट्टान में हम ये देखते हैं कि जो रंध्र, छोटे छोटे जो छिद्र रहते हैं, वह हैं भी या नहीं हैं, या हैं। आखिरकार किसी भी चट्टान में रंध्र तो रहेंगे ही, लेकिन यह डिपेंड करता है कि उस रंध्र में, ठीक है, जल प्रवेश कर पा रहा है कि नहीं, मतलब उनका आकार, रंध्रों का जो आकार होता है वह कितने बड़े हैं, कितने छोटे हैं, उसमें जल की मात्रा जा भी पा रही है कि नहीं। अगर नहीं जा पा रही है तो इसका मतलब है कि वह जो चट्टान है वह बहुत ही देर में क्षयित होगा, मतलब बहुत ही देर में उसका वेदरिंग होगा, ठीक है। अगर उसमें जल की मात्रा जा पा रही है या उसमें छिद्र हैं तो बहुत सारे ऐसे वाहक हैं जो उस पर कार्य करेंगे और उसको क्षयित करेंगे, मतलब उसका वेदरिंग करेंगे, ठीक है। तो रंध्र पर डिपेंड करता है कि कोई चट्टान, ठीक है, कब तक अस्तित्व में रहेगी या कब तक अपने स्थान पर एक जगह अडिग रहेगी और कब उसका स्थानांतरण होगा, ठीक है। रंध्र भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं ढाल, ठीक है। देखिए, जहाँ पर वह चट्टान है, कहने का मतलब यह टोटल डिपेंड करता है ग्रेविटेशनल फोर्स पर। ग्रेविटेशनल फोर्स तो एक समान है हमारी पृथ्वी का, लेकिन यह पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर है, या पृथ्वी पर है तो लेकिन वहाँ से ढलान जो है वह कैसी है, मतलब डिप, ठीक है। डिप जो है, कहने का मतलब अगर हम पृथ्वी का तल ले लेते हैं, ठीक है, कहीं पृथ्वी पर चूंकि कहीं पर ऊंचाई है कहीं पर नीचाई है, तो अगर यह चट्टान अगर यहाँ पर स्थित है, ठीक है, और इस चट्टान में, ठीक है, यह जो भी प्रोसेस इस पर लग रहे हैं, ठीक है, अगर यह चट्टान टूटी, ठीक है, ब्रेक हुई यहाँ से, तो होगा क्या कि आधा पार्ट जो टूटा वह आधा पार्ट हम देख रहे हैं यहाँ तक पहुँचा, फिर यहाँ तक पहुँचा, फिर यहाँ तक पहुँच गया। कहने का मतलब वह ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित हो गई। देखिए, एग्जाम में ऐसे सब प्रश्न आ सकते हैं, ना कि आए हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप यह सारा प्रोसेस अगर आप समझ के रखे हैं तो कहीं भी आपको प्रॉब्लमें नहीं होंगी। देखिए, डायरेक्टली तो नहीं, इनडायरेक्टली यह सारे प्रश्न तो आए ही हैं, ठीक है। इन सबको प्रश्न की एक ताकत बना करके प्रश्न को प्रेजेंट किया जाता है। अगर इन सब चीज़ों को अगर आप नहीं समझे हैं तो आपको जो
4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, उसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यह सारे प्रोसेस आप समझ लीजिए और जान लीजिए कि ये सारे वाहक ऐसे हैं, ये सारे प्रकार ऐसे हैं जिसके द्वारा किसी पत्थर का या किसी चट्टान का जो वेदरिंग होती है या एरोजन होता है, उसमें ये सब वाहक बहुत ही बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो इसको आप समझ लिए। ढाल क्या है? दरार। मतलब दरार आखिरकार पड़ी कैसे? दरार तो पड़ी सूर्य के प्रकाश से, जब उस पर मौसम का परिवर्तन हुआ। कहने का मतलब कि जब गर्मी हुई तो वह फैला, जब ठंडी हुई तो वह अपने स्थान से सिकुड़ गया। तो जब फैला और सिकुड़ गया तो उसमें दरारें पड़ेंगी ही। तो कहने का मतलब यह लंबे समय से नहीं होना चाहिए, ये कम समय में होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमारे राजस्थान में ले लीजिए कि दिन का तापमान बहुत हाई हो जाता है, मतलब लगभग 50-55 डिग्री सेल्सियस, और रात का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस भी चला जाता है। कहने का मतलब क्या है? दिन का तापमान जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो बहुत ज़्यादा गर्मी उत्पन्न हो जाती है, जिससे चट्टानें क्या होती हैं? बहुत ज़्यादा फैल जाती हैं। और रात में एकाएक 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तो उस चट्टान का जो फैलाव है फिर से जाकर सिकुड़ता है वो। तो उसमें क्या है, कोई रबड़ हो तो फैला करके सिकोड़ दिया जाए तो वो पूरी तरीके से अपने स्थान पर ही रहेगी, उसमें कोई भी विदरिंग नहीं होगी, मतलब वो टूटे फूटेगी नहीं। लेकिन ये एक चट्टान है, चट्टान को अगर एकाएक फैलाया जाएगा तो वो टूट जाएगा, या एकाएक फिर से वह उसको अपनी यथा स्थान पर लाया जाएगा तो वो फिर उसमें दरारें उत्पन्न हो ही जाएंगी। तो यही है दरार। कहने का मतलब दरार अगर हुआ, ठीक है, उसमें जल की बूंदें गईं और वह चट्टान ऐसे स्थान पर है जहाँ पर एकाएक 50 डिग्री सेल्सियस हो जा रहा है तापमान, और फिर से जाकर 0 डिग्री सेल्सियस हो जा रहा है, तो फ्रीजिंग पॉइंट अगर जल का हम देखें तो 0 डिग्री सेल्सियस है। अब 0 डिग्री सेल्सियस अगर इस दरार में किसी चट्टान के, मान लीजिए हम एक चट्टान लेते हैं, ठीक है, ये मान लीजिए चट्टान है और इसमें एक दरार है और इसमें पानी आकर के बारिश के द्वारा भर गया है, ठीक है। अब देखिए, अब दिन का तापमान हुआ, ठीक है, इसमें दरार उत्पन्न हो गई और दिन में बारिश हुई और इसमें आ गया पानी, ठीक है। अब देखिएगा कि अगर रात का समय हुआ, ऐसे स्थान है जो रेगिस्तानी एरिया हैं, वहाँ पर ऐसा स्थान है कि रात का समय जब यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस हो गया तो हुआ क्या, ये आखिरकार दिन के समय तो कुछ फैला ही ये चट्टान, और रात के समय अपने स्थान से कुछ ना कुछ तो परिवर्तित हुआ ही। जब परिवर्तित हुआ तो ये पानी फ्रीजिंग पॉइंट पर आया, 0 डिग्री पे जम गया। अब आप देखे होंगे, जब भी अगर किसी कांच के बोतल में पानी भर करके फ्रीजर में रख दिया जाए तब वह बोतल फट जाती है, ठीक है। कहने का मतलब अगर जो पानी होता है बर्फ़ बनने के बाद अपने क्षेत्रफल को और भी बड़ा कर लेता है, ये आप जानते हैं। तो अगर इस दरार में पानी आया, ठीक है, और रात को 0 डिग्री सेल्सियस पर यह पानी तो पूरी तरीके से उस दरार को मेंटेन की हुई है, और रात को जब बर्फ़ बनी तो यह अपना क्षेत्रफल फैलाई, ठीक है, क्षेत्रफल को बड़ा की, तो जिसकी वजह से ये चट्टानें यहाँ से दरारित हो गई, मतलब इसमें दरार पड़ गई और ये दोनों चट्टानें अलग हो गई। एक दिन ऐसा आएगा ये दोनों चट्टानें अलग ही हो जाएंगी और यहाँ पर 2 खंड हमारे सामने प्रेजेंट हो जाएंगे। कहने का मतलब क्या है, यह जो दरार होती है वह अपक्षय और अपर्दन को भी बढ़ावा देती है, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे ऐसे वाहक हैं जो कि उनको भी अपना भरपूर रूप से योगदान देना होगा। जैसे क्या, वहाँ पर तापमान का क्या उतार और चढ़ाव भी है, वहाँ पर नदियों का या वहाँ पर हवा का क्या प्रोसेस है, उसमें काइनेटिक एनर्जी कहाँ तक है, जिस वजह से वह उसका अपक्षय और उसका अपर्दन होगा, यह भी डिपेंड करता है काइनेटिक एनर्जी पर। तो कहने का मतलब अनाच्छादन इतने सारे प्रोसेस को लेकर के एक साथ चलता रहता है, और यह इरोजन और वेदरिंग ये दोनों एक साथ होते रहते हैं। कहने का मतलब ये नहीं कि पहले ये हो गया तो कुछ दिन, बहुत दिन बाद वह हो गया। कहने का मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि दोनों एक साथ चलेंगे,
ठीक है। पहले तो बेदरिंग होगा, ठीक है। बेदरिंग के साथ साथ चलता क्या रहेगा, इरोजन भी चलता रहेगा, मतलब अपरदन भी चलता रहेगा। यह आपको समझ लेना चाहिए क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। अपक्षय, ठीक है, इसका मतलब एक ही वस्तु का अलग हो जाना, ठीक है, या एक ही वस्तु के छोटे छोटे कणों में अलग हो जाना, या एक ही वस्तु का जब अलग हो जाना, वो चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, लेकिन उसका स्थानांतरण नहीं होना चाहिए, तो उसको क्या कहेंगे, अपक्षय कहेंगे। देखिए, अपक्षय टूट फूट करके अलग हो जाना और उसके जो केमिकल हैं उसमें भी परिवर्तन आना। कहने का मतलब अगर कोई भी चट्टान है किसी न किसी केमिकल से तो बनी हुई है, अगर उसमें देखिए अपक्षय का मतलब वह टूट के दरारें उत्पन्न हो जाना और उसके जो भी केमिकल कंपोजिशन हैं आपस में उनका बदल जाना, ठीक है, उनका बदल जाना, यह दोनों मिला करके अपक्षय क्रिया कहलाती है। कहने का मतलब क्या है, अगर कोई चट्टान है इस पर अपक्षय अपना कार्य दिखाया, मतलब किसी भी तरीके से, चाहे वह सूर्य का प्रकाश हो, चाहे वह नदी हो, चाहे वह हवा हो, अगर इसको अपक्षयित की, ठीक है, इसमें दरारें उत्पन्न हुई, तो इसका केमिकल कंपोजिशन परिवर्तित भी होगा। कहने का मतलब पहले जब ये पूर्ण रूप से थी, इस पर अपक्षय अपना कार्य नहीं दिखाया था, तो इसका जो केमिकल कंपोजिशन था वह नहीं चेंज हुआ, लेकिन जब इसमें दरारें हो गई, इसमें वो वाहक प्रवेश कर गए, जैसे जल हुआ, धूप हुआ, और यहाँ तक कि बारिश के साथ आने वाले बहुत सारे केमिकल होते हैं, तो अगर वो यहाँ पर प्रवेश कर गए तो इसके जो केमिकल कंपोजिशन हैं उनको चेंज कर दिए। जब चेंज कर दिए तो वो और भी आसानी से और ही जल्दी टूट फूट करके अलग हो गए। कहने का मतलब मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन प्लस केमिकल डीकम्पोजिशन इज इक्वल टू वेदरिंग। कहने का मतलब क्या है, अगर यह टूटा फूटा और इसमें केमिकल कंपोजिशन चेंज हुआ तो वह कुल मिलाकर के वेदरिंग के रूप में परिलक्षित हो जाता है। कहने का मतलब अपक्षय के रूप में वह परिलक्षित हो जाता है। मतलब कोई भी चट्टान जब टुकड़ों में आई तो उसमें वाहक और भी तीव्र गति से कार्य करने लगे और उसका जो केमिकल कंपोजिशन है वह चेंज हो जाता है, जिस वजह से उसका इरोजन हो जाता है, वह कुल मिलाकर अपने स्थान से स्थानांतरित हो जाता है। देखिए, अपक्षय एक इन सीटू प्रक्रिया है, इसका नाम आप सुने होंगे इन सीटू, ठीक है, इन सीटू। यह कहने का मतलब जो स्थान जहां पर है वहीं पर अपक्षयित होकर के रह ही गई, यह एक इन सीटू प्रक्रिया है। आप इसको समझ लीजिए इन सीटू प्रक्रिया, क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है अपरदन की अपक्षय, इन दोनों में कौन सी इन सीटू प्रक्रिया है, तो यह अपक्षय है। इन सीटू का मीन्स मतलब अपने ही स्थान पर टूट फूट के अलग हो जाना, इसको इन सीटू कहते हैं। वह स्थानांतरित नहीं होती इन सीटू के अंतर्गत, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं अपक्षय के प्रकार, ठीक है। अपक्षय कितने प्रकार के होते हैं या हो सकते हैं, ठीक है, जिससे किसी हमारे पृथ्वी के चट्टान का जो क्षयपन होता है या इरोजन होता है वह किस प्रकार से होता है। अभी तो हम केवल अपक्षय पढ़ रहे हैं, अभी हम अपरदन नहीं पढ़ रहे हैं, तो अपक्षय कितने प्रकार के होते हैं इसको हम देखेंगे। सामान्यतः हम ये देखते हैं कि कोई भी चट्टान हो, ठीक है, जब टूट फूट करके अलग होकर के एक ही स्थान पर जमा हो जाते हैं तो उसको हम अपक्षय कहते हैं, मतलब वेदरिंग कहते हैं। अब इसको हम अगर यह देखते हैं कि वह चट्टान किस हद तक टूटी और किस हद तक उसका अपक्षय हुआ, यह डिपेंड करता है, कहने का मतलब जिन चीज़ों पर डिपेंड करता है वह मुख्यतः 3 प्रकार के हैं: भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय। कहने का मतलब फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग और बायोलॉजिकल वेदरिंग, ठीक है। यह हम एक सीरीज से चलेंगे। भौतिक अपक्षय को हम सबसे पहले देखेंगे कि भौतिक अपक्षय के अंतर्गत कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो चट्टानों को अपक्षयित या उसका अपक्षय करती हैं,
ठीक है। देखिए, इसको हम भौतिक अपक्षय या आंतरिक अपक्षय भी कहेंगे, ठीक है। इसको फिजिकल वेदरिंग भी कहा जा सकता है। कहने का मतलब भौतिक अपक्षय, यांत्रिक अपक्षय और फिजिकल वेदरिंग, ठीक है। यह कोई भी शब्द उसमें आ जाए। देखिए, हमारी पृथ्वी पर जो भी चीज़ें हैं, कहने का मतलब जो भी तापमान है, मान लीजिए उसमें उतार चढ़ाव, मतलब मौसम में जो भी उतार चढ़ाव होता रहता है और उसका प्रभाव हमारी पृथ्वी पर हर एक चीज़ पर पड़ता है। कहने का मतलब क्या है, जो भी प्रकृति प्रदत्त चीज़ें हैं, अगर उनमें सामंजस्य नहीं है, सुसंगत नहीं है और आपस में अगर उसमें विसंगतियां आने लगती हैं, तो उनका प्रभाव कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में देखने को ज़रूर मिलता है। कहने का मतलब, अगर सूर्य का प्रकाश आ रहा है, ठीक है, और किसी एक चट्टान पर उसका प्रकाश पड़ रहा है, तो इसमें क्या होगा, अगर यह चट्टान कमज़ोर हुई, इसकी मात्रा अगर सेम रही, यह इसकी जो कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन इसका है, अगर यह घट गया तो विसंगतियां आनी शुरू हो जाएंगी, इसका क्षय हो जाएगा। लेकिन अगर यह अपने स्थान पर केमिकल कंपोजिशन इसका यही रहा और इसकी तीव्रता, मतलब तापमान बहुत ज़्यादा अधिक कम होने लगा, इसमें अंतर होने लगा, तो कहने का मतलब अगर यह भी कम ज़्यादा हुआ तो होगा क्या, इस पर हमें प्रभाव देखने को मिल जाएगा। कहने का मतलब, यह जो भी चीज़ें प्रकृति प्रदत्त हैं वह एक सुसंगत तरीके से चली आ रही हैं, लेकिन अगर इसमें अंतर होगा तो हमारी पृथ्वी पर जो भी चीज़ें हैं उनमें परिवर्तन देखने को हमें मिलेगा। कहने का मतलब क्या है, अगर हमारी पृथ्वी पर प्रदूषण हो रहा है तो हमारे तापमान पर भी असर पड़ रहा है। इसीलिए हमें यह करना चाहिए कि अपने आसपास वातावरण को शुद्ध रखना चाहिए और जो भी चीज़ें हैं, जैसे प्लास्टिक की मात्रा, ठीक है, धुएं की मात्रा, हम अपने इन्वायरमेंट को जो भी गंदा कर रहे हैं उन पर रोक लगानी चाहिए। हम अपनी नदी को जो भी गंदा कर रहे हैं उन पर रोक लगाना चाहिए, या हम जो भी इस प्रकार से काम कर रहे हैं, कहने का मतलब जितने भी कारखाने हैं उसमें से जो भी वेस्ट निकल रहे हैं उनको एक अच्छे तरीके से एक सुसंगत स्थान पर ही जमा करना चाहिए। उनसे एक दूसरी प्रकार की एनर्जी को क्रिएट करना चाहिए। उनको ना कि हम नदियों में फेंक दें और ना ही उनको जला दें जो हमारे इन्वायरमेंट को गंदा कर रहे हैं। कहने का मतलब ये सारी प्रक्रियाएं ही इनको बढ़ावा देती हैं। मतलब या तो सूर्य के प्रकाश में तीव्रता आ जाएगी, या हमारे जितने भी पृथ्वी पर चीज़ें हैं उनमें कमजोरियां चलती चली आएंगी। अगर इनमें दोनों, ये कहने का मतलब प्रकृति के द्वारा अगर ये भी, अगर मान लीजिए 5 रैंक का ये प्रकृति के द्वारा प्रदान किया गया तो 5 रैंक का ये भी है, इसकी मार यह झेल लेता है। लेकिन अगर इसमें या बढ़ोतरी हो गई, ये 6 हो गया या 5 हो गया, तो इसका क्षरण तो स्वाभाविक है। लेकिन अगर यह 5 ही रह गया लेकिन इसमें बढ़ोतरी हो गई, 6 हो गया, तो इसका प्रभाव इस पर नहीं होगा। तो इसका भी प्रभाव हमारे पृथ्वी पर हर एक चीज पर देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर यह 5 ही रह गया, यह क्या हो गया, यह 2 हो गया, यह 3 हो गया, तो कहने का मतलब क्या है, इन दोनों में जो प्रकृति प्रदत्त चीजें हैं डिफरेंस नहीं आने चाहिए। और उसको कर कौन रहा है, यह हमारी पृथ्वी पर ही यह सारी चीज़ें हो रही हैं। इसका सबसे प्रमुख कारण हम मनुष्य ही हैं। हमको ही चाहिए कि इन सबको मेंटेन करके ही रखे, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा जब प्रलय दूर नहीं। फिजिकल वेदरिंग के अंतर्गत सबसे पहला समझ लीजिए वाहक हम देखेंगे तापमान, ठीक है। तापमान से किस तरीके से हमारे पृथ्वी पर जो भी चट्टानें हैं, जो भी पृथ्वी का क्रस्ट है, वह किस तरीके से अपक्षयित होता है, सबसे पहले हम इसको देखेंगे। पहला देखते हैं तापमान, मतलब टेम्परेचर। टेम्परेचर किस तरीके से हमारी पृथ्वी की जो क्रस्ट है उस पर मौजूद जितनी भी चट्टानें हैं उस पर असर दिखाता है। देखिए, जैसलमेर में एक ऐसा स्थान है जहां पर दिन के तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और रात का तापमान करीब 3-4 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। कहने का मतलब क्या है, वहाँ पर वर्षा तो होती नहीं है, तो रात का तापमान है वो बहुत ज़्यादा गिर जाता है और दिन का तापमान बहुत ज़्यादा उठ जाता है। इससे क्या होता है, जब किसी चट्टान पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वह
फैलती हैं, चट्टानें फैलती हैं और रात के तापमान जब घट जाता है तो वह सिकुड़ती हैं। तो चूंकि वह सिकुड़ती हैं और फैलती हैं तो वहाँ रात को क्या देखने को मिलता है, चूंकि दिन का तापमान वहाँ पर बहुत हाई रहता है तो चट्टानें फैलती हैं और रात में क्या होता है, जैसे गोलियाँ चलती हैं उस प्रकार से चट्टानें आवाज़ करती हैं, मतलब फूटती हैं। जैसलमेर में, कहने का मतलब अगर कोई चट्टान है, दिन का तापमान हुआ, अगर सूर्य का प्रकाश आया, ठीक है, तो ये चट्टान क्या हो जाएगी, इतनी बड़ी। कहने का मतलब अगर यह 6 है तो यह 7 हो जाएगी दिन में, लेकिन जब रात का समय हुआ तो ये क्या होगी, पूरी तरीके से अपने स्थान पर सिकुड़ेगी। अब यह 6 होने की कोशिश करेगी, इसके बराबर जो प्रकृति से प्रदत्त है ये चट्टान। कहने का मतलब यह 7 हुई तो 6 आने की कोशिश करेगी, तो इसमें क्या होगा, सिकुड़न पैदा होगी और यह टूटे फूटेगी, ठीक है, और अपने स्थान पर ही अपक्षयित हो जाएगी। यह अपक्षय का तापमान का एक फैक्टर है अपक्षय पर, ठीक है, यह अपक्षय पर तापमान का एक फैक्टर है जो कार्य कर रहा है और यह चट्टान अपक्षयित हो रही है। तापमान किस तरीके से किसी चट्टान को अपक्षय करता है या अपक्षयित करता है आप देख रहे हैं, आपको समझ में आ गया होगा कि तापमान के द्वारा किस तरीके से हमारी चट्टानें अपक्षयित होती हैं। देखिए, दूसरा है जलीय दबाव। कहने का मतलब क्या है, जैसे उत्तराखंड हो गया, आसाम हो गया, यहाँ पर नदियाँ इतनी वेग से चलती हैं कि उनके जो फोर्स हैं वह चट्टानों पर पड़ते हैं और वह धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में अपक्षयित होते हैं। कहने का मतलब क्या है, जब उनके टुकड़े होंगे वो टूटेंगे और 2 खंड में विभाजित हो जाएंगे। यह बात अलग की है, जहाँ से टूटे वहाँ पे छोटे छोटे टुकड़े हुए वह भी अपक्षयित होते हैं, लेकिन वह तुरंत काइनेटिक एनर्जी मतलब नदी के द्वारा टूटे और वह बहा ले गए, वह तो इरोजन है। लेकिन जब वह 2 टुकड़ों में टूटे और 2 टुकड़ों में टूटते वक्त जो भी छोटे छोटे टुकड़े वो तो बह गए, लेकिन जो 2 टुकड़ों में टूटे वो उसको अपक्षय कहेंगे। और नदियों के प्रेशर या जलीय दबाव के कारण जो भी खंड से विखंड होते हैं उसको कहते हैं जलीय दबाव के कारण अपक्षय हो जाना। अगला क्या है, ढलान। कहने का मतलब इसको भी हम आपको अभी समझा भी चुके हैं, लेकिन फिर से समझ लीजिए कि अगर कोई भी भूखंड है उसके ऊपर एक ऐसा पत्थर है जो कि ढलान पर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, कहने का मतलब पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वह आकर्षित किसको करेगा, वह ऊपर उठी हुई चीज को आकर्षित करेगा। अगर इसमें क्या हुआ, इसमें तापमान अपना असर दिखाया और यह दरारें पड़ी, दरारें पड़ने के बाद यह क्या हुई, ढीली पड़ी, और ढीली पड़ने के बाद क्या हुआ, पानी पड़ा, पानी पड़ने के बाद इसकी दरारों में प्रवेश कर गया, प्रवेश करने के बाद क्या हुआ, वह बर्फ बना, बर्फ बनने के बाद यह चट्टानें अलग हो गई और अलग होने के बाद एक वक्त ऐसा आता है कि यह चट्टान आकर के हमें यहाँ पर दिखाई देगी। कहने का मतलब ढलान के द्वारा यह अलग हो जाएगी और यह इरोजन के द्वारा चली जाएगी ज़मीन पर। कहने का मतलब क्या है, यह ढलान भी बहुत बड़ा फैक्टर है किसी चीज़ को अलग करने के लिए। अगर यह वस्तु अगर यहाँ पर रखी हुई है, इसमें दरार पड़ी, तो हो सकता है यह 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, महीना, साल, 2 साल बाद अलग हो। लेकिन अगर यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर अगर ढलान हुआ, ठीक है, ढलान हुआ, दरारें पड़ी, तो ये बहुत जल्दी लुढ़क करके यहाँ आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है, ढलान भी एक फैक्टर है जो चीज़ों को अलग करता है, ठीक है, और अलग होना ही अपक्षय कहलाता है और अपक्षय में सहायक ढलान भी होता है। अगला है दबाव। कहने का मतलब अनलोडिंग एक्सपेंशन। कहने का मतलब पृथ्वी के जो नीचे वाले भाग हैं, नीचे वाली जो चट्टानें हैं, अगर हम पृथ्वी को खोद करके नीचे जाते हैं तो उसके अंदर क्या हमें मिलता है, ऐसी चट्टानें मिलती हैं जो कि ऊपरी वाले चट्टान से प्रेशराइज हैं। कहने का मतलब ऊपर वाली चट्टानें प्रेशर दी हैं नीचे वाली चट्टानों को। ये हमारी पृथ्वी का क्रस्ट है। कहने का मतलब हमारी भूमि है जहाँ पर हम खड़े हुए हैं, ठीक है। अगर हम देखते हैं कि हम यहाँ खड़े हैं और हमारे सामने क्या है, एक ऐसा भूखंड है, ठीक है, और अगर हम पृथ्वी के अंदर देखते हैं तो यहाँ भी एक चट्टान है, ठीक है, यहाँ भी एक चट्टान है और यहाँ भी एक चट्टान है, ठीक है। अब एक दूसरी चट्टानें, ठीक है, एक दूसरी चट्टानें एक दूसरे चट्टानों पर प्रेशर दी पड़ी हैं, ठीक है। अगर प्रेशर दी हैं तो ये क्या हुआ है, सबसे नीचे दबा हुआ है, ठीक है,
ये सब चीज़ें प्रेशर दे रही हैं नीचे की तरफ। हम यहाँ हैं पृथ्वी के भूखंड पर, ठीक है। तो हुआ क्या है कि अगर इसका अपक्षय हुआ, ठीक है, इसका अपक्षय हुआ तो हुआ क्या कि यह टूटी और इरोजन के द्वारा एक स्थान से बह करके दूसरे स्थान तक स्थानांतरित हो गई। तो हुआ यहाँ पर क्या कि ये जो चट्टानें हैं ऊपर निकलने की कोशिश करेंगी। जब ऊपर निकलने की कोशिश करेंगी तो जहाँ से यह हटी हैं वहाँ जो भूखंड है उसमें दरारें पड़ेंगी, ठीक है। दरारें पड़ने के बाद वह चीज़ें अपक्षयित होंगी। कहने का मतलब यहाँ पर जब लोड को हटाया गया, दबाव को हटाया गया, तो जो भी चट्टान नीचे बची उसमें यह प्रेशर ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश किया। निचली वाली चट्टानें ऊपर की तरफ प्रेशर दी और प्रेशर के बाद यहाँ पर क्या हुआ, ऊपरी जो चट्टानें हैं वह पूरी तरीके से ऊपर आने की कोशिश की। जब ऊपर आने की कोशिश की तो हुआ क्या, वहाँ पर उनका अपक्षय स्वाभाविक सी बात है कि होगा ही। अगला है तुषार कण, मतलब बर्फ के जो कण होते हैं उनके द्वारा अपक्षय हो जाना। देखिए यहाँ पर होता क्या है कि जब भी चट्टानें हैं, मान लीजिए अभी आपको समझा भी दिए थे इसको हम, ये जो चट्टान है, ठीक है, अब यहाँ पर बारिश हुई, ठीक है, बारिश जब होती है तो इसमें पानी प्रवेश कर जाता है। अब अगर यह चट्टान किसी ऐसे स्थान पर है जहाँ पर तापमान विसंगतियाँ बहुत ज़्यादा हैं, मतलब रात के तापमान और दिन के तापमान में बहुत ज़्यादा अंतर है, जैसे राजस्थान का जैसलमेर हुआ, ठीक है, वहाँ दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस, रात का तापमान 0 या 1-2 डिग्री सेल्सियस। तो वहाँ पर क्या हुआ, अगर यह पानी यहाँ पर प्रवेश किया हुआ है तो दिन के समय तो ये चलिए चट्टानें फैल रही हैं, इसमें पानी है, लेकिन रात के समय क्या हुआ कि यह पानी 0 डिग्री हो गया। अब 0 डिग्री पे जम जाएगा, इसका फ्रीजिंग पॉइंट तो 0 डिग्री होता है पानी का। तो हुआ क्या यहाँ पर कि यह पानी जब जमा तो दोनों चट्टानें चूंकि सिकुड़ रही हैं, अब यह सिकुड़ रही है, पानी क्या रहा है, फैल रहा है। अगर टेम्परेचर कम है तो चट्टानों का जो एरिया है वह सिकुड़ेगा और पानी का एरिया बढ़ेगा। कहने का मतलब 0 डिग्री पर तो यही होगा, चट्टानें सिकुड़ेंगी और पानी फैलेगा, मतलब पानी बर्फ बनेगा तो फैलेगा। पानी जब बर्फ बनेगा फैलेगा तो इनमें दरारें उत्पन्न हो जाएंगी और यह टूट करके अलग हो जाएगा। तो इस क्या कहेंगे, वेदरिंग। कहने का मतलब ये जब तापमान की विसंगतियां होती हैं और यहाँ पर तो अगर यहाँ पर बर्फ के कण हैं तो श्योर है कि चट्टानें अलग होंगी ही। देखिए अपदलन या ओनियन अपक्षय, इसमें क्या होता है, जैसे कि आप इसको देख करके, जैसे ओनियन अपक्षय है, इसको देख करके आप समझ सकते हैं कि अगर किसी चट्टान में परत दर परत चट्टानें उधड़ रही हैं, निकल रही हैं, तो इसको अपदलन कहा जाता है, ठीक है, या ओनियन अपक्षय के नाम से जाना जाता है। इसमें मेनली होता क्या है, जब कोई चट्टान है उसकी जो चालकता है, तापमान की जो उसमें चालकता है वह अलग अलग दर से है, ठीक है। अलग अलग दर से का मतलब अगर तापमान ऊपर, देखिए अगर कोई चट्टान है, ठीक है, अगर चट्टान है यहाँ पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, लेकिन इसमें जो भी लेयर हैं, ठीक है, इसमें जो भी लेयर हैं वह अलग अलग तापमान धारण करने की क्षमता रखती हैं और अलग अलग तापमान पर वह गर्म होती हैं। तो हुआ क्या, जो ऊपरी तापमान है, ठीक है, ऊपरी तापमान है चट्टान का, वह अलग दर से गर्म हुआ और इसमें चालकता चूंकि बहुत कम है इस चट्टान में, यह चट्टान पर भी निर्भर करता है कि यह कौन सा यहाँ पर अपक्षय होगा, ठीक है। तो यह चट्टान की विशेषता हम बता रहे हैं। इसमें अगर ऐसा हुआ कि इसमें चालकता बहुत कम हुई, क्योंकि अलग अलग किस्म के पत्थर रहते हैं, कोई काला, कोई पीला, कोई नीला, कोई लाल, कहने का मतलब बहुत किस्म का इसका कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन होता है, जिस वजह से यह अपने विसंगतियों से अलग होती हैं एक दूसरे चट्टानों से। कहने का मतलब केमिकल कंपोजिशन ही मुख्य कारण है इनके चालकता पर, मतलब इनके तापमान की चालकता का मुख्य कारण इनका केमिकल कंपोजिशन है। तो रांची के पठार पर हम देखते हैं, रांची के शहर में एक काके गुंबद है, ठीक है, वहां पर इस तरीके से अपक्षय हमें देखने को बहुत ज्यादा मिलते हैं। और यहां पर होता क्या है, अगर ऊपरी लेयर बहुत ज्यादा गर्म हो गई, ठीक है, तो यह क्या हुई, ये निचली वाली लेयर से ये बहुत ही टुकड़ों के समान अलग होती, एक चादर के समान अलग होती हमें नजर आएगी। अगर ये पूरा तरीके से हम एक पत्थर ले लेते हैं तो ऊपर की तरफ छिलके नुमाया निकलती चली जाती है, क्योंकि वहां पर क्या है, एक दर से चट्टान गर्म नहीं हुई, वहां पर ऊपरी जो चट्टान की परत है वो पहले गर्म हो गई और
जब गर्म हुई, रात को सिकुड़ी, फिर उसमें छोटी छोटी दरारें हुई ऊपरी वाली चादर में, और वहां पर ओस हुआ या पानी की बूंदें हुई, जब पड़ी तो उसमें प्रवेश कर गई। प्रवेश करने के बाद क्या हुई, वह बर्फ बनी। बर्फ बनने के बाद और चादरी विभाजन को और ज्यादा फैला दी। कहने का मतलब ओनियन अपक्षय को और ज्यादा बढ़ावा दे दी, जिस वजह से कोई भी चट्टान है वह बीच से अलग, मतलब देखिए कोई भी चट्टान है वह बीच से अलग ना होकर के वह चट्टान क्या हुआ, यहां ऊपरी तरीके से अपक्षयित हो गई। ठीक है, ऊपर तरीके से छिलके नुमा निकल गई, उसी को कहते हैं अपदलन, यहां ओनियन अपक्षय। अगला है चादरी विभाजन, यह इसको सीटिंग भी कहते हैं। किस तरीके से हमारे चट्टान से जो भी विभाजन होता है, जो भी अपक्षय होता है, इसको चादरी विभाजन के नाम से जाना जाता है। और यह सीटिंग किस तरीके से होता है, चलिए हम इसको समझते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, जैसे आग्नेय चट्टानें हुई, ठीक है, या रूपांतरित चट्टानें हुई जो कि अपने रूप को परिवर्तित कर चुके हैं, तो होगा क्या, यहाँ पर अगर भूमि है, यहाँ पर एक चट्टान है और नीचे दबी हुई चट्टानें जो हैं रूपांतरित या आग्नेय चट्टानें हैं, अगर इसका इरोजन और वेदरिंग हो गया, ठीक है, वेदरिंग और इरोजन हो गया इसका, यह यहाँ चली आई, स्थानांतरित होकर के यहाँ से हट गई, तो ये जो चट्टानें हैं ऊपर आने की कोशिश करेंगी। और जब ऊपर आने की कोशिश करेंगी तो ये दाब मुक्त होंगी, तो इसमें दरारें पड़ जाएंगी, जिस वजह से यह क्या हो गई, यह कहलाएंगी चादरी विभाजन। कहने का मतलब इस तरीके से इसमें दरार पड़ जाती हैं, जिस वजह से यह, चूंकि ये अभी तक दाब में थी, मतलब कंप्रेस थी, अब यह दाब मुक्त हुई तो फैली, जब फैली तो इसमें क्या हुआ, इसमें दरारें पड़ गई और यह पूरी तरीके से खड़ी खड़ी दरारें हो जाती हैं, जिस वजह से इन्हें एक चादरी विभाजन के रूप में हम जानते हैं। अगला है ब्लॉक अपक्षय, मतलब ब्लॉक वेदरिंग। ठीक है, ब्लॉक वेदरिंग क्या है, जैसे कोई भी वस्तु एकदम ऊपरी चट्टान पर है, कहने का मतलब कि किसी पर्वत पर है, ठीक है, उसमें वह अपक्षय ऐसा नहीं हुआ कि अगर कोई चट्टान है इसमें एक लाइन पड़ी तो इसके जो छोटे छोटे टुकड़े हुए यहाँ पर बिखर गए, ठीक है, ऐसा ना होकर के अगर कोई चट्टान है इसमें दो टुकड़े हुए, ठीक है, दो टुकड़े हुए और ये दोनों अलग हो गए और यह ऊपरी पर्वत पर मान लीजिए है, तो यहाँ से एक टुकड़ा लुढ़कते हुए नीचे गिर गया, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, ब्लॉक अपक्षय, मतलब कि पूरी तरीके से बड़े खंड का टुकड़ा अलग हो गया एक खंड से, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, ब्लॉक अपक्षय। अब यह जब अलग हुआ एक दूसरे से तो यह ऊंचाई से लेकर के नीचे तक चला आया, इसे सैटरिंग कहा जाता है। जब एक टुकड़ा ब्लॉक अलग हुआ और ब्लॉक होने के बाद अब जब ऊपर से नीचे आ गया, इसे सैटरिंग कहा जाता है, ठीक है। अब यह ब्लॉक अपक्षय क्या है, यह जब बड़े टुकड़ों में अलग हो जाता है, ठीक है, एक चट्टान पूरी एक या दो या तीन टुकड़े में बड़े बराबर बराबर भागों में अलग हो जाता है, तो उसको कहते हैं ब्लॉक अपक्षय। और यही अपक्षय जब ऊंचाई पर ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण नीचे उतरता है तो इसको सैटरिंग कहा जाता है। देखिए आज यहीं तक, ठीक है, आज हम अपक्षय का ये पूरा भौतिक अपक्षय कितने प्रकार के होते हैं, किस किस तरीके से होते हैं, इनको हम देख चुके हैं। आगे हम देखेंगे कि यह केमिकल अपक्षय, ठीक है, केमिकल वेदरिंग क्या होता है, बायोलॉजिकल वेदरिंग क्या होता है, और उनके अंतर्गत कौन कौन से ऐसे प्रकार आते हैं जिससे हमारी पृथ्वी के प्रत्येक चट्टानों का अपक्षय होता रहता है, ठीक है। उसके बाद हम अपर्दन भी देखेंगे। कल आपको मिलेंगे हम केमिकल वेदरिंग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।